ये नहीं है कि 29 में डिलिमिटेशन नहीं होगा, ये आपकी जानकारी कम है। डिलिमिटेशन के प्रोसेस में ही 2 साल लगेंगे, 2.5 साल। डिलिमिटेशन 1 मिनट में थोड़ी नहीं होता, जो कह रहे 29 में होगा, 29 में तो एग्जीक्यूशन होगा यार। आपको यही नहीं पता और अभी कह रहे हम सब जानते हैं। गजब बात कर रहे हो। अभी कह रहे हो कि 29 में डिलिमिटेशन होगा, 29 में डिलिमिटेशन नहीं है। डिलिमिटेशन तो कल से शुरू हो करना होगा सरकार को, अगर 29 में लागू कराना है आपको। डिलिमिटेशन 1 दिन का प्रोसेस है क्या? पिछली बार डिलिमिटेशन हुआ था भारत में, कितना समय लगा था पता है ना? इसीलिए जब मैंने कहा तो आपने कहा नहीं, बच्चा बच्चा पूरा संविधान जानता है, जितना बाबा साहब जानते थे उतना ही हम सब जानते हैं। तब आप ये हमको बता रहे थे। अभी आपको यही नहीं समझ है कि डिलिमिटेशन क्या प्रोसेस कितना समय लेता है भारत में। गजब बात है। और कह रहे जानते सब है, आप गलत बात बोल रहे हो कि हम नहीं जानते। गजब बात है भैया। कह रहे हमको सीखने थोड़ी ना आते हैं। अच्छी बात है, आप सीखने नहीं आते, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन ये तो जानो डिलिमिटेशन कैसे होता है भैया। हर राज्य में आयोग बनेगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सरसाइज होगी। ऐसा थोड़ी ना कि 4 लोगों ने बैठ के पारित कर दिया, नक्शा बना के भेज दिया। ये मकान का नक्शा नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सरसाइज होगी मित्र। पिछली बार डिलिमिटेशन सालों चला था, इसलिए इतना समझ रखिए, तब इस विषय में पढ़िए। खैर रत्नाकर सिंह, मसला वही है, अगर बिल अटक गया तो आप बाद में क्या पॉलिटिकल कैंपेन करेंगे वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार को फेस लॉस झेलना होगा, ये तय है। आप किस पर आरोप लगाएंगे वो छोड़ दीजिए, लेकिन फेस लॉस तो आपका भी हो जाएगा कि आपने गैम्बल किया, कि आपने कहा चलो सिक्का उछाल के देखते हैं कहां तक जाता है, चला जाए तो ठीक ठीक, नहीं जाए तो कह देंगे कि इनने रोक लिया। एक विषय, और दूसरा एक विषय और भी है, उसको भी एक साथ ही कह दूं तो उसका जवाब दे। 2023 में जब ये बिल पास हुआ, तभी अगर इसको पूरा पार्लियामेंट के एक ही कंसेंसस में थी, एक मूड में थी, एक टोन में थी पूरी संसद, कहीं कोई दूसरी बात नहीं थी, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं थी, किसी पॉलिटिकल डिवीजन नहीं था इस विषय पर, तभी इसको क्यों नहीं इमीडिएटली लागू क्यों नहीं कर दिया? बाद में डिलिमिटेशन होता, फिर हो जाता, अभी 540-43 में कर देते, फिर बाद में जब सीटें बढ़ती तो महिला आरक्षण भी एक्सटेंड हो जाता, उसमें तो कोई समस्या आती नहीं। मान लीजिए कल को डिलिमिटेशन के बाद 29 के 34 के लिए डिलिमिटेशन हो जाके और उसमें ये तय निकले कि भाई भारत में 1000 सीटें होनी चाहिए, तो 1000 में 33% हो जाता। नहीं, लेकिन हम 24 के चुनाव में जब जाते तो 543 में 33% रिजर्व करके क्यों नहीं जा सकते थे महिलाओं के लिए? मतलब उसमें बाधा क्या थी वो मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई उस वक्त ये बाधा थी, अब वो बाधा खत्म हो गई। रत्नाकर जी। अमित जी आपके दोनों प्रश्नों, अमिताभ जी आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं जी, लेकिन कुछ एक टिप्पणियां हैं जो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जो वक्तव्य है उस पर देना चाहिए। ये अभी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की क्या जरूरत थी बिल लाने का, दिखावा कर रहे हैं, आपके पास संख्या बल नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, और ये तमाम तरह की बातें कह रहे थे कि भाई अगर जब संख्या बल मालूम है चाहे सरकार की चाहे विपक्ष की, तो फिर संसद में कोई चर्चा ही ना हो, संसद में कोई बिल ही ना लाया जाए। इसका तो मतलब यही है कि आप संख्या बल में कम है तो आप कोई बिल पास ही नहीं कराएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हम लेके आए हैं इस बिल को, तो आपने जब लो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे मणिपुर हिंसा के बाद, वो क्या था भाई? तभी वो क्या था वो उसका भी जवाब दीजिए। आपको तो पता था कि सरकार मजबूत स्थिति में है, सरकार गिरेगी ही नहीं। आप आ करके लो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों फ्लोर पर लेके आए और आधी चर्चा के बाद आप लोग ने बाइकआउट कर दिया? तो जवाब दे दो भाई। अरे शुरुआती तौर है, शुरुआती तौर पे एंकर का जवाब दिया जाता है। भाई अब वो आपके चुप थे, अब आप भी आपको भी चुप रहना को पड़ेगा उनके बोलते समय जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो तमाम तरह का आपको आरोप लगा कर, अरे ठीक है, मेरे ऊपर आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं एक लाइन में कहूंगा, सिर्फ एक लाइन में। अभी ये विशेष सत्र के दौरान ही हमारी महिला सांसद ने इस बात का सदन में जिक्र किया है।
सदन में जिक्र किया गया मैटर जो है वो यहाँ पे बैठकर झुठला रहे हैं कि नहीं ऐसा। रत्नाकर जी एक मिनट मुलायम सिंह यादव ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल, इतना इंटरनेट पर टाइप कर दीजिए, देश की तमाम प्रतिष्ठित वेबसाइट्स पर उनके कथन मिल जाएंगे। इस खतरे में ना पड़ो। तमाम प्रतिष्ठित, आज तक समाजवादी पार्टी झूठ होता तो उनको हटवा नहीं देती जाके, नितेंद्र यादव की ड्यूटी लगा देते। तो पढ़े लिखे आदमी है कि जाओ तुम्हारे भाई यही काम है, पहले सब जगह से हटवाओ, उसको डिलीट करवाओ। ये झूठ बात है नहीं ना। एबीपी से लेके आज तक से लेके इंडिया टीवी से लेके अमर उजाला और जागरण सबकी वेबसाइट पर यही पड़ा है। वो देखना नहीं चाहते तो ठीक है, उनकी मर्जी, उनके नेता है, वो नहीं देखना चाहते, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी रत्नाकर जी आप कहिए। हाँ कहने को बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, लेकिन मैं मुद्दे पे आ जाता हूं क्योंकि समय कम। देखिए अमिताभ जी, 1996 से लेकर के अगर 2023 तक देखेंगे तो 6 बार ये जो है महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास नहीं हो पाया। उसका मूल कारण यही था, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर इनके पास होती तो ये महिलाओं को 1996 में ही आरक्षण दे दिए होते और सदन में महिलाओं को उनका पूरा हक मिलता। आधी आबादी को पूरा हक मिलने का काम तभी हो जाता। लेकिन ये बार बार अड़ंगा लगाए और पास नहीं होने दिया। लेकिन हमने 2023 में फिर कर दिखाया। और आज जब हम चाह रहे हैं कि इसको लागू किया जाए और 2029 में ही महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, तो ये उसमें भी अड़ंगा लगाने के लिए इफ बट, यहाँ वहां ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये परिसीमर, वो जाति, वो धर्म, ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट तौर से कहा है कि आप भले हमारे क्रेडिट, आप ब्लैंक चेक ले लीजिए मेरा, आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन महिलाओं को हक उनको देने का पूरा काम करिए। और बहुत मार्मिक अपील किया है प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से। हर सांसद को कहा है कि आपके घर में बहन बेटियां हैं, उनको भी उनका अधिकार चाहिए। इसलिए आप जो है अपने इच्छा शक्ति को दिखाइए और इस बिल को, जो संशोधन बिल है, महिला आरक्षण संशोधन बिल, इसको पास कराइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और मैं एक चीज बात और कह दूं कि अगर यह बिल गिरता है तो यह सिर्फ बिल ही नहीं गिरेगा, यह विपक्ष की पूरी साख गिरेगी और देश की महिलाएं इनको कभी माफ नहीं करेंगी। अमिताभ जी ये लिख लीजिए। ठीक है रत्नाकर जी। नाविद शिको एक नई बात कहते हैं, बाकी तू में तो हो ही रही है भगवान की दया से पर्याप्त। एक नई बात कहते हैं, मान लीजिए ये संशोधन विधेयक गिर गए तीनों, ठीक, ये बात अभी पब्लिक डोमेन में कम है, लोगों को लग रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, मान लीजिए हो गया। लेकिन जो 23 को कानून बना था 2023 में, ठीक ना, 33% रिजर्वेशन विधायिका में महिलाओं के लिए, ठीक, वो अधिसूचित हो गया, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लगी और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद कल देर रात भारत सरकार ने उसको अधिसूचित कर दिया। ठीक, वो तो जिंदा रहेगा क्या? वो तो जिंदा रहेगा, बहुत हो जाएगा 29 में नहीं, लेकिन 34 में तो फिर लागू होगा ही होगा। 34 में तो लागू होना ही होना है। सरकार ने उसको इसीलिए गजट किया कल रात में दफ्तर खोल के, वो जिंदा रहेगा 33% आरक्षण। और जब हम मान के चलते हैं 34 में, मान लीजिए हम खड़े हैं, हाइपोथेटिकल सीन, 34 में अगर हम खड़े हैं तो 26 की जनगणना हमारे पास है। 26 की जनगणना मैंडेट क्या है संविधान का? परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्र मार्क करेगा, यही ना मैंडेट है। 26 में उत्तर प्रदेश की जनगणना और तमिलनाडु की जनगणना में तो बहुत अंतर आ जाएगा, और अरुणाचल जैसे राज्य तो फिर कहां जाएंगे बताइए? अभी 27 लाख तक पर एक एमपी है भारत में, 27 लाख तक पर, और एक एमपी है 66,000 पर। कितने पे? 66,000 पर भी एमपी है और 27 लाख पर भी एमपी है। तब क्या स्थिति बनेगी? ये व्यवस्था कहीं नहीं जा रही। महिलाओं को आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, 29 में मिले और चाहे 34 में मिले, लेकिन तब राज्यों के लिए संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों के लिए 26 की सेंसस के बाद। नवश्य को, क्योंकि वही कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या स्थिरीकरण कर दिया,
स्टालिन सेज कि हमने जनसंख्या को अपने यहां स्थिर कर दिया है, तो वहां तो नंबर का खेल होगा नावेशी को, जिसके पास जितनी जनसंख्या उतने सांसद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि देर से या थोड़ा जल्दी होगा तो ही ये तय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेगी और लेना भी चाहिए। इस बात को तो मानना पड़ेगा। एक अवधि के बाद तो ये लागू होगा ही। सच्चाई एक ऐसी है जो थोड़ी इन सारी बहस से अलग है। और इस समय इस पैनल में कोई महिला नहीं बैठी हुई है, बैठी होती तो अच्छा था, लेकिन ये कहते हुए शर्म आती, हमें कम और राजनीतिक लोगों को ज्यादा। कोई भी राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कोई भी दल ये नहीं चाहता था, भाजपा भी जिसने इस पर बल दिया, जिसने इसको पास कराया और तमाम उससे जुड़े हुए संघर्ष किए, भाजपा भी नहीं चाहती थी कि बहुत जल्दी ये लागू हो जाए। कांग्रेस, सपा, कोई नहीं चाहता था। इसका कारण प्रैक्टिकल है। आप इस बात को समझिए, पूरा पैनल इस बात को समझेगा, इस शो को देखने वाले सब लोगों को पता है 33% किसी भी राजनीतिक दल में वर्कर्स की भागीदारी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए है महिलाओं की, महिलाएं कार्यकर्ता है। हम लोगों ने बचपन से समाजवादी पार्टी देखी है बहुत करीब से, और समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में होती थी तो उसका संघर्ष हम लोग देखते थे। नेताजी और शिवपाल जी खूब सड़क पे धरने होते थे सरकार के, जब बसपा की सरकार होती थी या भाजपा की सरकार होती थी तो एक बहुत बड़ा क्राउड आता था सरकार के खिलाफ, और नेताजी या शिवपाल जी खासतौर से इसका नेतृत्व करते थे। पहले लेयर में महिलाएं खड़ी की जाती थी क्योंकि वहीं पे लाठी चलती। ये भाजपा में भी होता था, ये कांग्रेस में भी होता था। महिलाओं की वो भीड़ को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जहां लाठियां चलनी होती है वहां पर ज्यादातर महिलाओं को खड़ा किया जाता। लेकिन उन तमाम राजनीतिक दलों में वर्कर तो हैं, महिलाएं तो हैं, लेकिन इतने मजबूत महिला नहीं है उनको विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। यही कारण है इस सुगबुगाहट से, इस माहौल से बेचैनी सारे दलों में हो रही है। कोई मालवीय अवस्थी से संपर्क कर रहा है, कोई ब्रजभूषण की बेटी से संपर्क कर रहा है, कोई कुछ नहीं तो फूलन देवी के रिश्तेदारों से मिल रहा है। घबराहट है सारे दलों में, भाजपा में भी, कि हमारे पास में हम लाएंगे कहां। वर्कर तो आ जाएंगे, वर्कर हैं भी महिला, लेकिन ऐसे तैयारी नहीं है कि हम किसी संसदीय क्षेत्र में चुनाव के लिए वो जिताऊ कैंडिडेट हो। ठीक है नावेद भाई, कल्चर रहा है ठीक, प्रधान समाज में और हर राजनीतिक दल में, तो हर आदमी चाहता है ये 29 तक हम तैयार कर लें। ठीक है नावेद भाई, एक मिनट रुकिए, मैं बिना नाम लिए कुछ चीजें रख दूंगा, एक से रुक जाओ, ठीक, आगे बात। आपकी चिंता का काट नेताओं के पास है, आपकी चिंता का काट, वो बौरे नहीं है, वो घी बूरा खाते हैं भाई, उनका दिमाग तेज चलता है। नेताओं की पत्नियां, साली, सलहेज, समधिने क्या टिकट लेंगे और लड़ेंगे? आज भी तो वही है। कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउट हो जाएगी, हमारी पत्नी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेगी, हम दूसरी से लड़ेंगे। आज भी तो ऐसा ही है। पिता पुत्री नहीं है हाउस में, है क्या? भाई बहन है ना विधायिका में, दोनों एक ही पार्टी से है क्या? जीतन राम मांझी, साली, सलहेज, समधिन सब है। वो तो पहले महिला आरक्षण लागू किए हैं अपने पार्टी में क्या? वो तो 70% दे दिए महिलाओं को ही अपनी पार्टी में क्या? साली भी है, सलहेज भी है, भतीजी भी है, सब है। इसलिए ये किसको कार्यकर्ता चाहिए भैया, ये मुझे बताओ, किस कार्यकर्ता को टिकट मिल रही? कहां? बाप सांसद है तो बिटिया को टिकट मिलना सरल है। बाप का नाम सौरभ दुबे है तो कहां से टिकट मिल जाएगी? आप कहोगे मैं नाम लगे के ना दूंगा, मेरे टिप्स पे हैं सारे नाम। नितेंद्र यादव, वही प्रश्न फिर खड़ा होता है कि वो कानून जिंदा रहेगा, अधिसूचित हो गया, संसद की मर्यादा मोहर लग गई, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, अब वो तो कहीं लैप्स नहीं हो रहा। जैसे पहले लैप्स हो जाते थे कि भाई राज्यसभा में नहीं पास हुआ इसलिए लैप्स हो गया, अगली पार्लियामेंट आई तो। अब तो ये इकट्ठा रहेगा, 29 में नहीं होगा तो 34 में हो जाएगा, लेकिन 34 में उसी मैंडेट के साथ होगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो कांची राम कहते थे क्या?
जिस राज्य के पास जितनी जनता उतनी सीटें मिलेंगी उसको ज्यादा। दक्षिणी राज्य कहते हैं कि हमने जनसंख्या को स्थिर कर दिया पिछले 10 सालों में। और यूपी बिहार के लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं देश में, तब तो वो पिछड़ जाएंगे। दक्षिणी राज्य जो अभी कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अभी तो 50% बढ़ रही सबकी, यूपी की भी तमिलनाडु की भी, लेकिन तब तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि तमिलनाडु की 5 सीट कम हो जाए। एक फॉर्मुलेशन में देख रहा था, संभावनाओं पर था लेकिन था। तब तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, पूरा अरे उत्तर और दक्षिण की लड़ाई। देखिए ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसे सब पे लागू हो रहा है ना, सारी राजनीतिक दलों पे लागू हो रहा है। हम सबकी पार्टी हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो फार्मूला, यही बात तो जो आपने कही, यही बात तो हम लोग, हमारी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब सितंबर 23 में ये बिल पास हो गया था उसी समय इसको इफेक्टिव कर देना चाहिए था और 2024 में महिला आरक्षण दे देना चाहिए था। जो आपने सवाल रत्नाकर भाई से किया था कि जो 543 सीटें इसी में दे देना चाहिए था, अगर आप महिला हितों की बात कर रहे हो, महिलाओं की भागीदारी देने की बात कर रहे हो, और आज नहीं तो कल इसको देना है। अब कल आपने 16 अप्रैल 2026 को प्रभावित किया है, तो यह लागू तो होगा, निश्चित रूप से होगा। आप 29 में नहीं करेंगे तो 34 में करेंगे, तो आप पहुंच तो वहीं गए जो आपकी पहली मंशा थी, जो सितंबर 23 में मंशा थी, मंशा तो आपकी वहीं पूरी हो गई 2034 में। तो ये आपने नाटक जो किया 2 दिन पहले, ये इसके पीछे का क्या मंशा था? ये डिले टैक्सेस नहीं थी क्या? मुद्दों से ध्यान भटकाना नहीं था क्या? क्या कौन नहीं जानता इस बात को? क्या वो नेता जिनको आपने कहा घी बूरा खाते हैं उनका दिमाग चलता है? अच्छा, जो सत्ता में है वो ज्यादा घी बूरा खा रहे हैं, उनका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है। तो वो ये जानबूझ करके जो देश के हालात हैं, विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, यहाँ गैस डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है, भारत की जो थूथू हो रही है, उसको लेकर के इस मुद्दों से ध्यान भटकाना और ये नया डिलिमिटेशन कराना है, जनगणना करानी है। सदन में कल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हाँ भाई, हमने कहा था और हमारी जनगणना स्टार्ट हो गई है। धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब का देते हुए कहा, धर्मेंद्र यादव ने कहा उसमें कॉलम नहीं है जाति का, उन्होंने कहा नहीं, वो घरों की अभी गिनती करा रहा हूं, जनगणना नहीं हो रही, अभी घरों की गिनती करा रहा हूं, घरों में घरों की जाति नहीं होती है। फिर इसके बाद जो दोबारा जनगणना होगी उसमें जाति का कॉलम लेकर के आएंगे। अरे भाई, एक ही बार में जो एक आदमी जाएगा, हमारा बाबू, हमारा मुंशी, हमारा स्कूल का टीचर, वो आपके घर में पूछेगा, अमिताभ भाई आपका घर है? बोले हाँ। आपके परिवार में इतने लोग हैं? हाँ। वो सिर्फ ये नहीं पूछ पाएगा कि आपकी जाति अग्नोत्री, आप ब्राह्मण परिवार जाते हैं, इतना सिर्फ नहीं पूछेगा, बाकी सब पूछ के चला आएगा और ये पूछने के लिए दोबारा फिर से जाएगा, फिर उतने ही पैसे खर्च कराए जाएंगे। अरे भाई, किसको आप देश में मूर्ख बना रहे हो? क्या करना? ठीक है नितिन यादव, ठीक है।